नमस्कार भाई सभी को, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं सुभाष सोनी। कंटिन्यू करते हैं हम क्लास। सॉफ्टवेयर चल रहा था, अपना टॉपिक है, और सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट मतलब संचालन करना। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। यानी कि कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। अर्थात मोबाइल में भी आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो मोबाइल नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं उन पर जो संचालन होता है उनका संचालन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब हमने इसके दो भाग पढ़ लिए थे। भाग की अगर हम बात करें तो पहला भाग था सेल, ठीक है। दूसरा भाग था कर्नल, ये हमने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ। सेल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की बाहरी परत, और कर्नल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक परत, ठीक है। और सबसे बाहर कौन होता है? सबसे बाहर की अगर हम बात करें तो यूजर होता है। यानी कि सबसे बाहर यूजर किसको निर्देश देगा? सेल को निर्देश देता है। और सेल किसको निर्देश देती है? SW यानी कि हार्डवेयर किसको देगी? कंप्यूटर को निर्देश देगी, ठीक है। और इसके हम प्रकार की अगर बात करें, प्रकार दो प्रकार बताए थे। एक तो बताया था मैंने सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक बताया था मैंने मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर OS हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर जिसमें सिंगल मतलब एक अकेला यूजर जो यूज कर रहा है, ठीक है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूजर का प्रबंधन हो, जिसको एक व्यक्ति ही चला रहा हो, वो होता है सिंगल यूजर। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो मैंने आपको बताए थे, उसके उदाहरण होंगे, एक तो हो गया विंडो हो गया, और एक हो गया MS DOS। MS DOS के अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये किसके एग्जाम्पल है? ये सिंगल यूजर के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आ जाए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं, तो विंडो और MS DOS है। मल्टी यूजर कौन सा गया? मल्टी मतलब बहुत से, यूजर मतलब यूज करने वाले। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक यूजर से बहुत ज़्यादा यूजर उसको यूज करते हैं, वो गए मल्टी यूजर। उसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ठीक है। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सिंगल यूजर के उदाहरण है और ये मल्टी यूजर के उदाहरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्निक की, बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक की अगर हम बात करें तो देखो, टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये टेक्निक कितने प्रकार की होती है? देखो इसमें मैं टेक्निक बताता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम में। पहली टेक्निक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी मल्टी प्रोग्रामिंग, तीसरी की अगर हम बात करें तो पहली होगी मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी होगी मल्टी प्रोग्रामिंग, और तीसरी होती है मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग। ठीक है,
चौथी होती है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। और पांचवी होगी इसकी, चार तो ये होगी, पांचवी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पांचवी टेक्निक होगी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। छठी की अगर हम बात करें टेक्निक की, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 6 प्रकार की टेक्निक होती है। कौन कौन सी? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम एक एक पढ़ते हैं। देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला हम पढ़ लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कार्यों को बैच में किया जाता है, समूह में किया जाता है, ठीक है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें निर्देशों को समूह में किया जाता है, यानी कि जो हम निर्देश देते हैं उन सभी का समूह बनकर उन सभी का एक साथ में कार्य करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन आ जाए कि समूह में कार्य करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम ऑफलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बोलेंगे? यानी कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी निर्देश देते हैं, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए कोई भी निर्देश देते हैं, तब यूजर की और कंप्यूटर से हमारी कनेक्टिविटी हट जाती है। यानी कि हमने क्या किया, कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए क्या दिया? निर्देश दिया। क्या दिया? कंप्यूटर में काम करने के लिए निर्देश दिया, और निर्देश देने के बाद में हमारी और कंप्यूटर की जो कनेक्टिविटी है, जो जुड़ा रहना है, वो क्या हो जाता है? वो हट जाती है। उसके बाद में कंप्यूटर खुद कार्य करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि मैंने आपको 10 पेज दिए टाइप करने के लिए, मैंने आपको 10 पेज टाइप करने के लिए दिए और मैंने कहा ये 10 पेज टाइप करके लाना है, तो आपने कहा सर ये 10 पेज मैं घर पे ले जाके टाइप कर लाऊंगा, यानी कि उसी टाइम आपकी वो 10 पेज टाइप करने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप घर चले गए, तो आपकी और मेरी जो कनेक्टिविटी थी वो क्या हो गई? टूट गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं, तो निर्देश देने के बाद में कंप्यूटर और यूजर की कनेक्टिविटी है वो हट जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑफलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और यानी कि मैंने कहा कि 10 पेज आपको टाइप करने हैं, तो उसी टाइम आपको वो 10 पेज टाइप करने की कैपेसिटी नहीं है। तो पुराने समय की अगर हम बात करें, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ में अगर निर्देश दे दिए जाते थे तो वो समूह में कार्य करता था, ठीक है। यानी कि एक साथ में अगर आपने 20 निर्देश दे दिए, तो उनमें से 10 जो निर्देश है उनका समूह बनाएगा और उसके बाद में उससे निर्देश पे कार्य करेगा। और ये सबसे पहले यूज़ किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रथम पीढ़ी में, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया कौन सी पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में। यानी कि उस समय कंप्यूटर की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो एक साथ में बहुत सारे कार्य करें, इसलिए वो छोटे छोटे टुकड़ों में समूह बनाता था निर्देश का, और उसके बाद में कार्य वो कंप्लीट करता था। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया समझ में, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किस में कार्य करे? जो समूह में कार्य करे,
ठीक है, जो समूह में कार्य करे, यानी कि जो हमने निर्देश दिया है उनका समूह बनाकर कार्य करे, वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और ऑफलाइन क्यों कहते हैं इसको? ऑफलाइन इसलिए कहते हैं कि जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, निर्देश देने के बाद में कंप्यूटर से और यूजर का कनेक्टिविटी है, जुड़ा रहना है, वो क्या हो जाता है, वो हट जाता है। इसीलिए इसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं और इसको प्रथम पीढ़ी में यूज किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें दूसरा, तो वो है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक तो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग और एक होता है, इसी में ले लेते हैं, तीसरा मैंने बताया था मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टी, दोनों में मल्टी से बताया, मल्टी मतलब होता है एक से अधिक। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें प्रोग्रामों को, एक से अधिक प्रोग्रामों को स्टोर करने की क्षमता हो, वो होगा मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी कि एक से अधिक प्रोग्राम को मेमोरी में रखना, ये क्या हो गया? ये तो हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंप्यूटर में हम मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम रखते हैं, कोई भी डाटा रखते हैं, ठीक है, कोई भी आंकड़े रखते हैं, तो वो हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक होता है मल्टीटास्किंग। टास्किंग मतलब होता है कार्य करना, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, एक समय में एक से अधिक कार्य करना। ठीक है, ये हो गया मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यानी कि आपने एक विंडो ले रखी है, जैसे हम बात करें ये एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में एक साइड में तो आपने वीडियो सॉन्ग चला रखा है, ठीक है, एक साइड में आपने चला रखा है ऑडियो सॉन्ग चला रखा है, एक साइड में आप टाइपिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, और एक साइड में आप पिक्चर देख रहे हो। ठीक है, तो एक साथ में ये कार्य हो रही है ना चारों एक ही समय में। ठीक है, वीडियो भी चल रहे हो, ऑडियो गाने भी आप सुन रहे हो, टाइपिंग के भी लगे हो और पिक्चर भी आप साथ साथ में दे रहे हो। यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक से अधिक कार्य करना हो। ठीक है, जैसे आप होता है ना, कोई भी कंप्यूटर में जब आप ई मित्र की दुकान पे कोई भी फॉर्म भरवाने जाते हो तो वो आपका फॉर्म तो भर रहा है, ठीक है, साथ साथ में उसने कानों में ईयरफोन भी लगा रखे हैं, तो गाने भी चल रहे हैं, तो एक साथ में कई काम हो रहे हैं ना, तो वो कहलाता है मल्टीटास्किंग। टास्किंग मतलब होता है कार्य करना। ठीक है, और मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया एक से अधिक प्रोग्राम को मेमोरी में रखना, ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो मल्टीटास्किंग नहीं होगा। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो मल्टीटास्किंग नहीं होगा। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक से अधिक अगर प्रोग्राम नहीं होंगे तो सीधी सी बात है एक से अधिक वो प्रोग्राम हम चला नहीं पाएंगे। आ रही ना समझ में? यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग के बिना मल्टीटास्किंग संभव नहीं है। आपकी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में एक से अधिक कोई प्रोग्राम होगा स्टोर, तभी तो वो चला पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग एक से अधिक प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर रखना। अगर एक से अधिक प्रोग्राम होगा तभी आप ये मल्टीटास्किंग यानी कि एक से अधिक कार्य को कर पाओगे। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टी प्रोग्रामिंग के बिना मल्टीटास्किंग संभव नहीं है।
संभव नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब आपकी मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम होंगे तभी आप मल्टीटास्किंग एक से अधिक कार्य कर पाएंगे। ठीक है, अगली बात देखो, अगला हम लेके चलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। चौथा टाइप है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी मतलब हो गया एक से अधिक, एक से अधिक। प्रोसेसिंग मतलब हो गया सीपीयू। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक से अधिक सीपीयू का यूज हो, ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक से अधिक सीपीयू लगे हो, वो किस में आ जाएंगे? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी मतलब एक से अधिक, प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू। ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक से अधिक क्या हो? सीपीयू। अब भाई एक से अधिक सीपीयू कौन से कंप्यूटर में होते हैं? एक से अधिक सीपीयू कंप्यूटर में होते हैं सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर क्यों? क्योंकि ये तेज़ गति से कार्य करता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गणनाओं को स्टोर करके भी रख सकता है। ठीक है, ये सबसे तेज़ कंप्यूटर है, इसीलिए इसमें एक से अधिक सीपीयू लगाए जाते हैं। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग होगी जिस कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक सीपीयू लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीटास्किंग जिसमें एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग जिसमें मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम रखे जाते हैं। ठीक है, और इसमें हो गया सुपर कंप्यूटर। अगले की हम बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वास्तविक समय, वास्तविक, रियल हो गया वास्तविक समय, वास्तविक। ठीक है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम, टाइम से पहले कार्य कर देता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम से पहले ही हमें उस कार्य को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, सीपीयू के बिना हस्तक्षेप के, वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जैसे मौसम विभाग के बाद भूकंप के लिए, ठीक है, ये जो होते हैं ये टाइम से हमें पहले बता देते हैं ना, मौसम वाला है कि आज बारिश आने वाली, आज मौसम खराब होने वाला है, भूकंप के लिए आज ऐसा अनुमान हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो रियल टाइम हो गया वास्तविक समय, जो टाइम से, समय से पहले ही कार्य को कंप्लीट करके हमें बताए, कार्य के बारे में बताए, वो होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखो, अगला हम पढ़ते हैं यहाँ पे 6 नंबर, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर एक साथ और बराबर सभी कंप्यूटरों को टाइम शेयर करता है, वो कहलाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू की अगर हम बात कर ले, जैसे ये एक मेन कंप्यूटर है, ये सीपीयू यहाँ पे लगा, ये कीबोर्ड लगा। ठीक है, इससे ये कंप्यूटर जुड़ा है, इसमें सीपीयू नहीं है। ठीक है, इससे ये कंप्यूटर जुड़ा है, इससे ये कंप्यूटर जुड़ गया यहाँ पे, और इससे ये कंप्यूटर जुड़ गया। सीपीयू तो क्या है? सीपीयू तो इसमें मेन सिस्टम में है, और ये चारों जो कंप्यूटर है इस मेन कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मेन सीपीयू है ये इन चारों कंप्यूटरों को क्या देगा? बराबर समय देगा। यानी कि जितनी प्रोसेसिंग कोई भी कार्य करने में इस कंप्यूटर को लगेगी, उतनी प्रोसेसिंग इसको लगेगी, उतनी प्रोसेसिंग इसको लगेगी, उतनी प्रोसेसिंग। इसमें सीपीयू नहीं है, क्योंकि सीपीयू क्या है? एक ही सीपीयू है। ठीक है, ऐसा
ऑपरेटिंग सिस्टम जो सभी कंप्यूटरों को एक समान समय देता है, ठीक है, वो कहलाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टाइम शेयर कर रहा है ना, सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो या फिर ये बोल सकते हैं कि ऐसा CPU या फिर ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें CPU सभी कंप्यूटरों को बराबर समय देता है, वो कहलाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये मैंने बताए थे, ये टेक्निक है इतनी, मैं फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो मैंने पहले बता दिया था। टेक्निक की अगर हम बात करें, ये रहा टेक्निक। एक तो होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो समूह में कार्य करे, जो निर्देश देते हैं वो समूह में करते हैं, जैसे बैच के रूप में। जैसे बैच चलता है ना, जैसे पटवारी का बैच चल गया, राजस्थान पुलिस का बैच चल गया, तो बैच में कार्य किए जाते हैं, तो वो होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो गया? मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे आता है, देखो इसमें ये तो हो गया ऑफलाइन वाला बैच प्रोसेसिंग वाला। मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, ये एक से अधिक प्रोग्राम को मेमोरी में रखना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। और मल्टीटास्किंग क्या हो गया? एक समय में एक से अधिक कार्य को करना। अगर मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम नहीं होंगे तो एक से अधिक कार्य नहीं होंगे, तो इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग के बिना मल्टीटास्किंग संभव नहीं है। अगला ये मैंने बताया था आपको मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी मतलब एक से अधिक, प्रोसेसिंग मतलब CPU, यानी कि जिसमें एक से अधिक CPU लगे हो वो कहलाते हैं मल्टी प्रोसेसिंग कहलाते हैं। एक से अधिक बड़े कंप्यूटरों में, सुपर कंप्यूटरों में एक से अधिक CPU लगे होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग, वास्तविक समय, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो समय से पहले ही कार्य के बारे में सूचना देता है वो कहलाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये टाइम शेयरिंग सिस्टम, वो मैन कंप्यूटर जो उससे जुड़े सभी कंप्यूटरों को बराबर समय देता है वो कहलाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थी दोस्तों आज की ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक। कल हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं, लिनक्स, लाइनेक्स, MS-DOS, ये सारे पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों।